नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं पीलीभीत की, जहां पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दिव्यांग युवक का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया है। पीलीभीत के मॉडल थाना घुंघचिहाई क्षेत्र के गोंडा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां मृतक दिव्यांग युवक नशे का आदी बताया जा रहा है और साथ ही उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं था। मृतक युवक का भाई बाहर कहीं गया हुआ है मजदूरी करने के लिए। वहीं दिव्यांग युवक की मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। वहीं पुलिस तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर सबूत भी जुटाने में लगी हुई है। पुलिस ने मृतक दिव्यांग युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर इसी क्रम में महोबा से है, जहां महोबा में एक सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई और दूसरा छात्र घायल हो गया। करबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बबरई गांव के पास की घटना बताई जा रही है, जहां 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज खन्ना जाते समय ये सड़क हादसा हुआ है। इस दौरान बाइक और पिकअप की आपस में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में छात्र शिवम की मौत हो गई, वहीं उमेश नाम का छात्र घायल बताया जा रहा है। गौरतलब है कि सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कबरई में ये दोनों छात्र पढ़ रहे थे और ये दोनों ही बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे। वहीं इस घटना से अन्य छात्रों और उनके परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर बहराइच से है, जहां बहराइच नानपारा मार्ग पर झिंगहटा थाना घाट के पास उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे 3 छात्रों की बाइक तेज रफ्तार रोडवेज बस से जाकर टकरा गई और रोडवेज बस ने जब उन्हें जोरदार टक्कर मारी तो हादसा हो गया। वहीं हादसे में 2 छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रामगांव थाना क्षेत्र के राजापुर माफी गांव निवासी आशाराम का 17 वर्षीय पुत्र मस्तराम अपने मामा के लड़के रोहित और जयहिंद के साथ बाइक से नगर स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहा था। जैसे ही वे झींगा घाट के पास हनुमान मंदिर के सामने पहुंचे, तभी तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों छात्र सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बस चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही रामगांव पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मस्तराम और रोहित की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घायल जयहिंद को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो ये झींगा घाट पर एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ एक्सीडेंट किस जो है? रोडवेज से भगा। क्या हाल है बच्चों का जो उसमें थे जो है? बच्चा एक्सपायर हो गया। दोनों बच्ची घाट के पास। अगली खबर सूबे के सीतापुर से है, जहां सीतापुर इमलिया सुल्तानपुर कस्बा क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां परचून की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गौरतलब है कि इस पूरी आग की घटना का कारण बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट। जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। अगली खबर सीतापुर से है, जहां जेल गेट पर प्रेमी ने अपना गला काट लिया। प्रेमी ने ब्लेड से अपना गला काटा है।
गौरतलब है कि जेल गेट पर सीतापुर में प्रेमिका से जुदाई के गम में एक प्रेमी ने ब्लेड से अपना ही गला रेत डाला। जनवरी में नाबालिग के साथ युवक भागा था, वहीं पुलिस ने दोनों को एक साथ बरामद किया था। जनपद के रामपुर कला पुलिस ने कार्रवाई कर प्रेमी को जेल भेज दिया था। इसके बाद 29 वर्षीय प्रेमी पहले से ही शादीशुदा बताया जा रहा है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में अपने ही ऊपर ब्लेड से हमला करता है और ब्लेड से अपने गले को उसने काट लिया और घायल अवस्था में उसे अस्पताल में इलाज के लिए पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। इसी क्रम में अगली खबर भी सीतापुर से है। सीतापुर जनपद के सदरपुर थाना क्षेत्र में खेत में बने कुएं में एक नवजात का शव मिला है। कुएं में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूर्व प्रधान के खेत में बने कुएं में इस नवजात का शव मिला है, जिसके बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं ग्रामीणों में तमाम तरीके की बातें भी हो रही हैं। अगली खबर महोबा से है, जहां महोबा में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे 2 छात्र भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। कबरई थाना क्षेत्र के बरबई गांव के पास पंचर खड़े एक पिकअप वाहन से बाइक टकराने के कारण 10वीं के एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे इन छात्रों की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं हादसा उस वक्त हुआ जब बरबई गांव के पास एक पिकअप वाहन पंचर होने के कारण रास्ते में खड़ा था। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर खड़े पिकअप से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और दोनों छात्र लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस को बुलाकर दोनों ही घायल छात्रों को जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने चिकित्सीय परीक्षण किया और शिवम को मृत घोषित कर दिया, जबकि उमेश की हालत गंभीर देखते हुए उसे भर्ती कर लिया है। वो पंचर ठाड़ी थी ने ठोक दी थी ठाड़ी से कब में। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, पुलिस एम्बुलेंस को फोन लगा दे रहे, नहीं उठाया उसने। डब गिरने आए थे। क्या हुआ? शुभम कहाँ? पता नहीं किस चीज का पेपर था? समाज विज्ञान का था। कल वहाँ 2 छात्रों को उनके परिजनों के साथ एम्बुलेंस द्वारा लाया गया था और जो एक व्यक्ति जो था लड़का, उसका हमने फिजिकल क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके उसको मृत घोषित कर दिया है। दूसरे व्यक्ति के कोई शरीर पे चोटें आई, उसका इलाज सभी है जारी है। ये जो लड़का अभी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसने बताया कि ये लोग बाइक से जा रहे थे, इन्होंने ही एक लोडर खड़ी हुई लोडर में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि हमीरपुर से है। हमीरपुर के बीमार थाना क्षेत्र के उमरी गांव में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर एक महिला के साथ मारपीट की गई और उसके बाद उसके ऊपर तेल डालकर उसे जला दिया गया। शादी के बाद ससुराल वालों ने महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, ऐसा आरोप है। शादी के बाद जो महिला पीड़ित है, उसके ससुराल वालों पर यह आरोप लगा है। वहीं गौरतलब है कि आरोप यह भी है कि 4 लाख की डिमांड पूरी न होने पर विवाहिता को मारपीट कर जलाने का प्रयास किया गया। पीड़ित महिला अपने पिता के साथ क्षेत्राधिकारी मौदहा से न्याय की गुहार लगाने पहुंची है, जहां पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। मेरी बेटी का शादी मैंने गंज गांव में सन 28/5/23 को शादी की थी मैंने अपने गांव उमरी से। तो शादी के पहले कुछ मांग नहीं थी। शादी जब नज़दीक ठहर आई, इसके बाद उन्होंने मांग की, तो मैंने मांग की, पूर्ति की। 10-12 लाख की मैंने पूरी शादी की है।
इसके बावजूद भी शादी के बाद 1-2 बार के बाद मेरी बेटी उस घर में धीरे धीरे प्रताड़ित करते रहे, दंड देते रहे, सहते रहे। इसके बड़े नंदुई के द्वारा के उसके समझौता से मैंने भेज दिया। मेरे तरफ से कोई रिश्तेदार मैंने इकट्ठा नहीं किया, उन्हीं के रिश्तेदार द्वारा मैंने भेजा। उन्होंने जिम्मा लिया था, मैं जिम्मा लेता हूँ, तो मेरे द्वारा भेज दो। कोई किसी प्रकार से दंडित नहीं मांग कर रहे थे? 4 लाख की मांग कर रहा था। जेठ ने हाथ उठाया, उसके सर पे 4-5 डंडा मारा उसके सर में। तब से इसका जो है कुछ कहती है, कुछ नहीं कहती है। अभी एक हफ्ते पहले क्या हुआ? अभी पिछले शुक्रवार को आग जलाकर पहले पीटा इसको, फिर इसके बाद तेल जलाकर इसको जलाकर के मेरे उमरी गांव में छोड़ गए। हम थे भट्ठे पे बाहर, हमने सूचना पाई तो तुरंत आए। हमने देखा तो हम दरख्वास्त हम उधर सीए साहब कहीं आए हैं, हमें न्याय चाहिए। हम गरीब आदमी, मजदूर आदमी, हम ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे। हमें गरीब आदमी हैं, हमें न्याय चाहिए। इसी क्रम में अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि सुल्तानपुर से है। सुल्तानपुर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उनके ऊपर केस दर्ज है, उसी मामले में वो बयान दर्ज करवाने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे। जिले की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पहुंचे। पेशी के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सभी आरोप राजनीतिक हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी को आखिरी मौका देकर तलब किया था। अदालत की ओर से उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी और इस दिन उन्हें अपना बयान दर्ज कराना था, जिसको लेकर वो सुल्तानपुर पहुंचे हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि महाराष्ट्र से है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मराठा शासक के समय किसानों के अन्न का पूरा मूल्य देने और उन्हें सम्मान देने का नियम था। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार में किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों के साथ समझौता कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ की गई डील में भारत के बाजार को अमेरिका के लिए खोलने का वादा किया, जबकि इस फैसले पर देश के किसानों से कोई चर्चा तक नहीं हुई। उन्होंने याद दिलाया कि सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जमीन अधिग्रहण कानून को कमजोर किया और फिर 3 काले कृषि कानून लागू किए। सचिन पायलट ने कहा कि केवल कांग्रेस और किसानों के दबाव के कारण ही ये तीनों कानून वापस लिए गए। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों के हितों की अनदेखी लगातार की जा रही है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और बड़ी विडंबना है कि आज जिस मुद्दे पर मुझे बात करनी है, किसान, खेती, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी सेना को भी आदेश था कि किसी किसान का अगर अनाज खाना है तो पूरा पैसा चुकाना है उसको, और किसान को मान सम्मान के साथ हमेशा, चाहे वो पक्ष और विपक्ष हो, ये उनकी सोच थी किसान के प्रति। और आज हम जिस सरकार के राज में यहाँ बैठे हैं देश में, यहाँ पर संभवतः पहली बार, और मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि गैर कांग्रेस सरकारें देश में पहले भी रही हैं, देवेगौड़ा जी रहे, वाजपेयी जी रहे, बाकी प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन पहली बार देश में जो रेड लाइन थी कि व्यापार समझौते में, द्विपक्षीय समझौते में, WTO में, FTAs में, जहां पर भी हो, लेकिन हमारे अन्नदाता और दूधदाता, हमारे किसान समाज को, किसानों को कभी भी किसी भी सरकार ने इस हाशिए पर लाकर नहीं रखा है। पर आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। पहली बार तो अमेरिका जब भी कोई अनाउंसमेंट कर रहा है द्विपक्षीय, पहली बार देखा है कि वहां के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि ये होने वाला है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो, और 17 बार युद्ध विराम के बारे में बोल चुके हैं ट्रंप साहब कि मैंने ये व्यापार का लालच और भय दिखाकर भारत को ये सीजफायर करवाया है।
17 बार 18 बार, और आज तक भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको कभी डिनाई नहीं किया। और आपने देखा होगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का भी एक FTA हुआ, उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई क्योंकि वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था। लेकिन अमेरिका के साथ एक डील हुई है, और डील क्या है देखिए आप। डील में भारत के ऐसे करोड़ों किसान हैं जो कपास, सोयाबीन, मक्का इनकी खेती करते हैं, और भारत ने ये एग्री किया है कि हम अपने देश के जो बाजार हैं वो अमेरिका के खाद्य पदार्थों के लिए खोल देंगे। जो सब्सिडी अमेरिका देता है और जो हम देते हैं उसकी तुलना ही कर सकते हैं। और भारत के जो किसान वर्ग के लोग हैं उनसे कोई चर्चा, कोई संवाद आप विपक्ष से भूल जाइए। मुझे लगता है कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई होगी, लेकिन जो किसान संघ है और भाजपा की आप अगर इतिहास देखिएगा, सरकार बनने के तुरंत बाद 2014 में पहला संशोधन मोदी सरकार क्या लेकर आई, जो हम लोगों ने बनाया था जमीन अधिग्रहण कानून, उसका संशोधन करने के लिए ताकि व्यापारियों को, जमीन खरीदने वालों को राहत मिले, इसलिए उन्होंने किया था संशोधन भूमि अधिग्रहण कानून के ऊपर लिखा। राहुल गांधी ने उस समय पार्लियामेंट के अंदर और हम सब ने पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त दबाव बनाया। अंत में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भाजपा सरकार को अपना वो निर्णय वापस लेना पड़ा। दे कुड नॉट अमेंड द लैंड एक्विजिशन एक्ट। सरकार दूसरी बार बन गई, पहला काम क्या किया, 3 काले कानून किसानों के खिलाफ देश में बनाए। देश के तमाम मंडियों को, देश के अनाज व्यापार को चंद हाथों में डालने का पूरा उन्होंने षड्यंत्र बना लिया था। पूरे देश के किसानों ने राजधानी में महीनों तक धरना दिया, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, विरोधी विपक्ष ने उसका विरोध किया। अंत में क्या हुआ, उनको अपने हाथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बिहार से है। बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मोदी सरकार का नारा आत्मनिर्भर भारत अब अमेरिका निर्भर भारत में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हाल ही में हुई ट्रेड डील से बिहार समेत पूरे देश के किसानों को गंभीर नुकसान हो सकता है। हुड्डा ने बताया कि अमेरिका जब अपने कृषि उत्पाद भारत भेजेगा तो उसे कोई टैरिफ देना नहीं होगा, जबकि भारत जब अमेरिका को अपने उत्पाद भेजेगा या बेचेगा तो उसे 18% टैरिफ चुकाना पड़ेगा। इस असमान व्यापारिक प्रावधान से भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की मांग मानते हुए रूस की बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदने का निर्णय लिया है। हुड्डा ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि किसानों और देश की ऊर्जा सुरक्षा पर इस तरह के नीतिगत फैसलों के प्रभाव का गंभीरता से मूल्यांकन किया जाए। वो आत्मनिर्भर भारत से लुढ़क गए, वो नारा अमेरिका निर्भर भारत क्यों बना इस डील के माध्यम से। जो मजबूर सरकार का इनका दावा था, वो मजबूर सरकार ऐसे मजबूर सरकार कैसे बन गई, ये आज प्रत्येक भारतवासी के मस्तिष्क में सवाल आते हैं। और ये प्रश्न आपके बीच में, आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं। ये बताएं, आज देश में 6 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हर प्रदेश में नहीं है, बाकी हर प्रदेश में बाकी सेकेंड फेज में है, मगर हर 6 प्रदेशों में है जहां के किसान को सबसे ज्यादा नुकसान है, इसे बिहार में है। अब मैं जिम्मेदार आता हूं, ये कैसे ये डील हुई, किन हालातों में डील हुई, उस पर मैं ज्यादा विषय में नहीं जाऊंगा, वो सब आप जानते हैं। जो टैरिफ था पहले बढ़ाया गया 25%, 50%, किस तरह की भाषा बोली गई अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, लगातार कहा गया कि रशिया से तेल नहीं खरीदा भारत को देंगे, कहा गया कि पाकिस्तान से हमने समझौता कराया है, कभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बुलाकर व्हाइट हाउस में दावत दी गई। और जिस टोन भाषा में पूरे विश्व जगत के सामने भारत के लिए जो टोन भाषा बोली गई, वो किसी से छुपी हुई नहीं, उसमें देश का सम्मान नहीं बढ़ा था,
और हमारे देश की तरफ से, हमारे देश के मुखिया की तरफ से कोई रिबेटल या कोई भी वाक्य उसके जवाब में कहा नहीं गया था कि राष्ट्रपति अमेरिका में कहे हमारे पास। और फिर एक दिन पहले वेनेजुएला की जो नई सरकार बनी वहां के राष्ट्रपति का फोन आया, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास बातचीत हुई। अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हवाई जहाज में घोषणा कर दी कि हमने फैसला कर लिया कि अब रशिया से नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान हमने फैसला कर लिया, मतलब अमेरिका ने कर लिया। और हमने ट्रंप से सब कुछ फैसला कर लिया कि 2 दिन में डील अनाउंस कर देंगे। और 2 दिन के बाद वो डील हुई, ज्वाइंट स्टेटमेंट आई 6 फरवरी 2026 को, ज्वाइंट स्टेटमेंट आई, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जिसको कहा गया। और फिर उस स्टेटमेंट वगैरह जब सब कुछ वॉशिंगटन से रिलीज हो गई, उसके बाद हमारी सरकार ने उसका स्वागत किया, प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप की तारीफ भी करी और अमेरिका की भी कहा कि ट्रंप विश्व शांति के लिए बड़ा अच्छा काम है। ये बैकग्राउंड है। अब वो क्या एग्रीमेंट और क्या फ्रेमवर्क आया था, मैं उस पर आऊंगा, उस पर मैं किसान पे आऊंगा। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि बहुत पूरी तरीके से देश को बड़ा देश का अहित हुआ है इसमें। पहली सीधी बात है, मोटी बात, कि जब अमेरिका के प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में आने पे ड्यूटी नहीं है, तो हमारे को 18% ड्यूटी जो है वो हमारे अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें 18% ड्यूटी लगेगी अमेरिका की। हिंदुस्तान में कोई अमेरिका का सामान आया कोई ड्यूटी नहीं। ये 18% की जो बात है ये केवल हिंदुस्तान जब भेजेगा तो 18%, अमेरिका से जो आएगा उसको नहीं। तो इसमें कहा अपने देश की और अमेरिका की कहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि राजस्थान से है। राजस्थान के वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिलक राम जूली ने सरकार के मंत्रियों और आप सब जानते हैं कि सरकार तंज कसा है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रियों की स्थिति अक्सर सिर्फ दिखावे की होती है। घोषणाओं के दीप तो जलते हैं लेकिन सुबह होते होते वो बुझ जाते हैं। टीका राम जूली ने कहा कि हर मंच पर वादों का मेला सजाया जाता है, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो रास्ता बदल जाता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की नीति और वादा खिलाफी पर सवाल उठाते हुए जनता से सचेत रहने की अपील की। और रूट डाइवर्ट करके ये कह दिया गया कि यहाँ तो जो है लोगों का ऑब्जेक्शन है। 15 किलोमीटर की सड़क में 2 लोगों का ऑब्जेक्शन बता रहे हैं। वो भी पहले कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, अपने लोगों को फायदा देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब बात आई आमेर के अंदर अचरोल सैटेलाइट हॉस्पिटल की, क्योंकि वो अचरोल का सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ सैंक्शन किया था, लेकिन इन लोगों ने उस सैंक्शन सैटेलाइट हॉस्पिटल को किसी बीजेपी की विधानसभा में शिफ्ट कर दिया। और जब माननीय सदस्य पूछते हैं तो मंत्री जी जवाब आमेर का देते हैं। और जब मैं उनको बताता हूं तो उनको दिक्कत होती है कि आप बार बार क्यों पूछते हैं। यानी कि हम पूछे भी नहीं, यानी क्वेश्चन आवर में ही क्वेश्चन नहीं पूछे, विधानसभा में इनसे सवाल नहीं पूछे, तो भाई कहाँ पूछेंगे। तो इनको हमारे पूछने से क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो यही इनसे ही पूछना चाहता हूँ। इनको दिक्कत ये है कि इनके पास सामान नहीं है, आधा समय निकल चुका है और बजट जो है तीसरा बजट आ गया इनका, अब कोई लेना देना तो है नहीं। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, युवा मामले, उद्योग, क्या स्थिति है, सबसे पहले तो उद्योग में ही पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि हमने 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, तो आज तक आपने वो नहीं बताया कि 35 लाख करोड़ के एमओयू कहाँ किए हैं, किससे किए हैं। दूसरा, आप कह रहे हो कि उनमें से हमने 8 लाख करोड़ के धरातल पे उतार दिए, तो वो भी आप नहीं बता रहे हैं कि आपने धरातल पे कहाँ उतारे हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, अपने मित्रों को फायदा देने के लिए सिर्फ जमीन आवंटन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। युवाओं के लिए जिस प्रकार से नशे की गिरफ्त में ये युवा जा रहा है, उसके लिए कोई प्लान ये सरकार नहीं लेके आई। बेरोजगारी भत्ता तक ये समय पे नहीं दे रहे हैं, न उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, न उनकी राशि बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पे इन लोगों ने कर रखी है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ गुमराह करने वाला काम ये पर्ची सरकार कर रही है। विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खोखले दावों के अलावा आप सब जानते हैं। अगली खबर की ओर, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां की रेखा गुप्ता सरकार लगातार अपना
1 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने उन पर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अब अरविंद केजरीवाल से डर लगने लगा है। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर आम आदमी पार्टी यानी आप 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे हैं। केजरीवाल के पोस्टर लगाने का प्लान वो कर रहे थे, लेकिन भाजपा इसे लेकर डर गई और पोस्टर लगाने वालों और वेंडर्स को रोकने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि ये पोस्टर कानूनी तरीके से लगाए जाने थे, लेकिन भाजपा की धमकियों और विरोध के कारण विवाद बढ़ गया है। सौरभ भारद्वाज ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया और प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। कि भारत करीब 1 घंटे देरी से शुरू हो रही है। इसके लिए मैं दिल्ली की और केंद्र सरकार को धन्यवाद दूंगा। पिछले 3 दिन से ऐसा कोहराम मचा रखा उन्होंने पूरे सेंट्रल दिल्ली में कि वहां जैम ही लगा रहता है, और अब तो जैम से इतना डर है कि कैब ड्राइवर जो है यहाँ पे आने के लिए तैयार ही नहीं होते। यहाँ पे कैब मिलना भी बहुत जो है मुश्किल काम हो गया है। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका विषय है रेखा गुप्ता जी को अब केजरीवाल के नाम से भी डर लगने लगा है। वैसे तो कोई उनकी सभा नहीं हुई थी जिसमें वो केजरीवाल जी का नाम ना लेते हो, उनकी सरकार का नाम ना लेते हो, मगर अब 1 साल बाद भी केजरीवाल शब्द से इतना डर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी ने ये होर्डिंग लगाई। 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे केजरीवाल। इसके अंदर कोई हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं की, हमने कोई रेखा गुप्ता की फोटो नहीं लगाई, ना हमने इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई। वो भारतीय जनता पार्टी जो आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ हर रोज भद्दे भद्दे होर्डिंग लगा के मीडिया को भेजती थी कि भाई जाओ सुबह जाके कवर कर लो, हमने वहां होर्डिंग लगाया, और इलीगल होर्डिंग लगाते थे। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, सेंट्रल दिल्ली के अंदर बाकायदा इलीगल होर्डिंग लगा के रोज भद्दे भद्दे घटिया गाली गलौच वाले होर्डिंग लगा के जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी को ये साधारण होर्डिंग भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। 1 साल दिल्ली बेहाल याद आ रहे केजरीवाल, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्योंकि सच है और सच चुभ रहा है। ये जो बात इस होर्डिंग पे लिखी हुई है, ये बात हर दिल्ली वाले की जुबान पे है। रेखा गुप्ता कितनी ही नौटंकी कर ले, कितने ही मोहल्ला क्लिनिक को पोत पोत के उनको आरोग्य मंदिर बना दे, कितने ही स्कूलों के ऊपर से बाबा साहब अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हटा के सीएम श्री का नाम रख ले, कितना ही एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी छिड़क ले, मगर दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं। ये बात सच है। और ये तिलमिलाहट, ये झुंझलाहट, ये खौफ रेखा गुप्ता का आज हमें दिखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक स्कूल वैन पलटने की एक घटना हुई जिसके कारण हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि वैन में लगभग 20 बच्चे सवार थे। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अनुसार हादसे में करीब 18 बच्चे घायल हुए हैं, जिनमें से 2 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दुर्घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यूपी के बरेली जनपद से है। बरेली के सहोदरा देवी मेमोरियल हाई स्कूल की मान्यता केवल 10वीं कक्षा तक थी, लेकिन स्कूल ने 12वीं तक के लिए प्रवेश ले लिया। इस दौरान कुछ छात्राएं फीस भी जमा नहीं कर पाईं और उनके प्रवेश पत्र रोक दिए गए। शिकायत मिलने के बाद जांच में फर्जीवाड़े का उजागर यानी फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया और प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं अधिकारियों ने कहा कि मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जांच भी की जा रही है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। जिन्होंने अपनी 10वीं के अनुसार कुछ छात्राओं के साथ रजिस्ट्रेशन फीस एवं स्कूल फीस की ठगी की गई है। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 71/26 थाना मुजफ्फरपुर संबंधित धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया, जिसके संबंध में अभियुक्त कमलेश, जो कि सौदरा देवी स्कूल का प्रधानाचार्य है, उसको गिरफ्तार करके आज दिनांक 19/2/2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इस संबंध में जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि ऐसी कई और छात्राएं हैं जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन फीस दी एवं पूरे वर्ष की फीस जमा की। इसके पश्चात भी उनको अपनी परीक्षा के संबंध में प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वो एग्जाम देने में असमर्थ रही। और यह भी ज्ञात हुआ है कि जो ये स्कूल है वो सिर्फ 10वीं तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकृत है, लेकिन फर्जी तरीके से प्रधानाचार्य द्वारा फीस ऐंठने के उद्देश्य से सभी छात्राओं का एडमिशन लिया गया। इस संबंध में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बड़ी अजीबोगरीब खबर है, क्योंकि एक ऐसा शादी समारोह आयोजित किया गया जिसमें कुत्ते को पीटने की वजह से ये शादी टूट गई। जी हां, ये पूरा मामला यूपी के फतेहपुर जिले का है, जहां फतेहपुर जिले में शादी समारोह के दौरान दुल्हन के पालतू कुत्ते को पीटने के कारण घराती और बाराती आपस में भिड़ गए और बात इतनी ही नहीं रुकी, बल्कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई और कुर्सियां भी चल गईं और इस दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला पुलिस के सामने पहुंचा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया बुझाया और लेन देन कराकर मामला समाप्त कराया। वहीं मारपीट में वधू पक्ष से एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जबकि वर पक्ष के 2 लोग जख्मी हुए हैं। किसी भी पक्ष ने कार्रवाई की मांग नहीं की। गौरतलब है कि खागा कोतवाली क्षेत्र में बुधवार रात एक गेस्ट हाउस में विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। लड़की पक्ष प्रयागराज से बस और 4 पहिया वाहनों से शाम को गेस्ट हाउस पहुंचा। वर पक्ष भी धूमधाम से बारात लेकर गेस्ट हाउस पहुंचा। जयमाल समेत अन्य रस्में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। भोर के समय करीब 4 बजे के आसपास मंडप के नीचे दुल्हन को जेवर चढ़ाने की रस्म चल रही थी। इसी दौरान मंडप से कुछ दूरी पर बंधा दुल्हन का पालतू कुत्ता, जिसे परिजन अपने साथ लेकर आए थे, वो भौंकने लगा। आरोप है कि वर पक्ष के एक युवक ने कुत्ते को पीट दिया। इस पर वधू पक्ष ने नाराजगी जताई, जिससे विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और कुर्सियां चलने लगी। मारपीट में वधू पक्ष से शुभम गुप्ता, ऋषभ केसरवानी और संगीता देवी के सर फट गए और वे लहूलुहान हो गए। वहीं गेस्ट हाउस में बवाल होने पर शादी की रस्में रोक दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को देखकर कई लोग मौके से भाग निकले। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली ले जाकर समझाया बुझाया, साथ ही घायलों का सीएचसी में इलाज कराने के बाद उन्हें प्रयागराज भेज दिया गया। वहीं बृहस्पतिवार को दोनों पक्ष फिर से कोतवाली पहुंचे, जहां कस्बे के लोग भी बड़ी संख्या में जमे हो गए। वहीं वर पक्ष के भी 1-2 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे। पुलिस ने वधू पक्ष से उसकी मंशा पूछी, जिस पर उसने शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष के मुख्य लोगों के बीच पंचायत हुई और एक दूसरे को दिए गए उपहार और दान आदान प्रदान कर लिए गए, यानी वापस किए गए, जिसके बाद मामला शांत हुआ। सर फट गया, हम लोग को चोट लग गई, एक लेडीजों को चोट लगी है। रात से अभी तक सुबह हो गया, लड़की के बच्चे तरफ से खूब मारपीट कोई कंप्लेन ही नहीं लिखी जा रही, ना कोई कार्रवाई हो रही है। 4 बजे से रुके हुए हैं। यहीं पे 4 बजे से वो बस खड़ी है, 3 बजे से। एक लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट है। हाँ, वो तो काफी ज्यादा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम जो हम लोग को मारा है, बस उसको कार्रवाई हो उसकी। आप किधर से थे? लड़की पक्ष में। क्या नाम है? लड़की का भाई ऋषभ केसरवानी। ऋषभ केसरवानी। ये कहाँ से, आप कहाँ रहते हैं? प्रयागराज में रहते हैं। प्रयागराज। अब किस बात को लेकर लड़ाई हो गई? कोई बात को लेकर लड़ाई नहीं थी, छोटी सी बात की गलती की वजह से लड़ाई झगड़ा
हो गई थी, बस उसी में मारपीट होना चालू हो गया। उसके बाद ऐसा मतलब इतना बढ़ गया कि शादी भी कैंसिल हो गई है। अब शादी जब कैंसिल हो गई तो हमको और उनके बारे में पता चला कि पहले से ही शादीशुदा था लड़का ये। अच्छा। इनके घर पर जब हम लोगों ने बात करने के लिए गए तो ये सब बात हम लोगों को बताई नहीं गई कि ये पहले से शादीशुदा है। अभी हम लोग किसी और से पता चला, सब ये सामने पता चला कि ये शादीशुदा ऑलरेडी पहले से है। हमारी बहन परेशान करा और हमारी 17 साल की बहन को बहला के फुसला को इसी भगा लाया है, एक नहीं दो बार। अरे क्या नाम है बहन का? तनु। और लड़के का सुमित केसरवानी। बारात कहाँ से आई है? और बारात सही से बारात इनको लेके चलना था प्रयागराज, लेकिन इन्होंने वो हमको उल्टा बुलाया। अच्छा। हम लोग बारात लेके आए प्रयागराज से। अब यहाँ पे इनका मोहल्ला है कि इतने लोग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं उनके फेवर में बोल रहे हैं। हम लोग को इतना मारे पीटे चोट लगे, हम लोग के फेवर में कोई नहीं बात कर रहा है, सब उनके फेवर में बात कर रहे हैं। टूटा सर फूटा, 3 लोग का पेशेंट नहीं है। 3 लोग हमारे घर में बड़ा भाई एडमिट है। हमको चोट लगा, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, उंगली खा गया। मेरी दीदी कलकत्ता से रिलेशन की थी, उनको मार दिया, उनका सर फट गया एकदम, इतना ब्लड निकला, 2-3 घंटा ब्लड निकला। अभी जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, तब जाकर उनकी कंडीशन ठीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि रामपुर से है। जनपद रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम फिजिकल ग्राउंड में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम के दौरान 1100 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। सामूहिक विभाग कार्यक्रम यानी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी, शहर विधायक आकाश सक्सेना ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रामपुर के महात्मा गांधी स्टेडियम फिजिकल ग्राउंड में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें जिलाधिकारी, शहर विधायक आकाश सक्सेना सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। पूरे रीति रिवाज के साथ 1100 जोड़ों का सामूहिक विवाह एक ही पंडाल के नीचे संपन्न किया गया। साथ ही सरकार से मिलने वाली सामग्री, योजनाओं एवं अन्य सामान का भी दूल्हा दुल्हन को वितरण किया गया। वहीं रामपुर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मीडिया को बताया कि 1100 जोड़ों का मुख्यमंत्री योजना के तहत सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा रहा है। मौके पर 650 जोड़े मौके पर मौजूद भी थे। 1100 जोड़े टोटल आएंगे जिनका विवाह संपन्न किया गया। हो रहा है, कितने विवाह यहाँ पर हो रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक है सामूहिक विवाह योजना। इसके अंतर्गत आज लगभग जो है 1100 जोड़ों का विवाह संपन्न होने की आज है और अब तक लगभग 650 जो जोड़े हैं वो मौके पर आ चुके हैं, उनका बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे 1100 जोड़े आ जाएंगे और उनका विवाह संपन्न किया जाएगा। इसमें सभी हिंदू, मुस्लिम और सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। कितने दिन होगा ये कार्यक्रम? ये आज एक ही दिन का कार्यक्रम है। इसमें इन्हें जो आवश्यक उपहार सामग्रियां होती हैं, गृह गृहस्थी की चीज़ें होती हैं, वो दी गई हैं। इसके साथ ही जो महिला होती है, जो लड़की होती है, उसके खाते में धनराशि भी दी जाती है। तो सर ये प्रोग्राम आगे भी अभी चलने वाला है, बताया जा रहा है 22 तारीख को भी? जी बिल्कुल, 21 तारीख को है, उसके बाद मार्च में भी अगली तिथि है। ये लगातार तिथियां हम लोग निर्धारित करते रहते हैं और समय समय पर जैसे पात्र होते रहते हैं उनकी जांच करा के उनको जो भी नेक्स्ट डेट होती है उस पर इनका आयोजन किया जाता है। ऐसे जो पात्र लोग होते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है और क्या मैसेज देंगे उन लोगों को आप? उन्हें देखिए ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर इसके लिए आवेदन करना होता है। पात्रता की शर्तें, एक तो उम्र होती है, महिला की उम्र जो है 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, पुरुष की 21 वर्ष से। इसके साथ ही उनका आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, वहाँ के निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर ये सहायता दी जाती है। तो अभी कितने दाम्पत्य हैं जो इस शादी के बंधन में यहाँ पर बंधे हैं आज? आज देखिए 1080 जोड़े हैं वो आज के कार्यक्रम के लिए रजिस्टर्ड हैं। इसमें अभी तक लगभग 650 से अधिक जो जोड़े हैं वो मौके पर आ चुके हैं, उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो चुका है। तो जो बच्चे हैं सर वो कब होंगे जिनके बच्चे हैं? ये देखिए जैसे जैसे इसमें पात्रता की श्रेणी में लोग आते रहते हैं, एक नई उनके लिए तिथियां निर्धारित करते रहते हैं। अभी 21 तारीख को भी होना है और उसके बाद मार्च में भी एक तिथि निर्धारित की गई है। फिलहाल के लिए अभी इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक